Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जस्ट इमेजिन देश के प्रधानमंत्री दिन में दो बार आपको फ़ोन करते हैं, डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं विदाउट एनी मीडियम, विदाउट थ्रू अ पीए और अ पीएस को आपको फ़ोन कर डायरेक्ट फ़ोन आया करता था। मतलब सुबह 8:30 बजे तो फिक्स होता था, रात में कभी 10, साढ़े 10, 11 बजे, और सीधा फ़ोन के दूसरी तरफ वही होते थे। अभी चल रही है थोड़ी ज़्यादा, हम दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए जो कभी थे नहीं। खैर डिफरेंसेस भी पॉलिटिकल ही हैं। मेरे लिए आज भी तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, वो परिवार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, बट वो व्यक्तिगत रिश्ते मैंने हमेशा निभाए, मैं पक्षता रहा हूँ। बड़ों को कई बार छोटों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं, और वो मेरा छोटा भाई है, तो जो वो कहेंगे मेरी सराखों पर हाँ मैं नहीं बना। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे छोटे भाई उप मुख्यमंत्री बन गए। जब आपके छोटे आपसे आगे निकलते हैं आपको खुशी होती है व्यक्तिगत तौर पर। जहाँ तक रही बात मेरे पास शायद मंत्रालय का अनुभव नहीं होगा, बट हाँ उम्र का तजुर्बा ज़रूर है मेरे पास। मेरे हेयर स्टाइल को लेकर, मेरे पहनने ओढ़ने को लेकर, मैं जीन्स क्यों पहनता हूँ, इस पर सवाल उठाए गए थे। मैं मानता हूँ कि अगर आप नेचुरल सेल्फ में नहीं हैं, इफ़ यू नो बीइंग योरसेल्फ, तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। और ये मुझे लगता है कि राहुल जी के साथ इशू रहा है। लेकिन कुछ अच्छा लगता है आपको एक आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, उतना मुझे नहीं मालूम। बिहार में एक नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है, युवा नेता हैं और हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। न्यूज़ तक पर हम लगातार अपने सारे तक चैनल्स पर दिखा रहे हैं लोकसभा कवरेज। दिल्ली से आए हुए हैं, पहले उत्तर प्रदेश गए, अब पटना बिहार की तरफ आए हैं, तो आपसे बात ना करते तो नाइंसाफी होती। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, सब बढ़िया चल रहा है, कैंपेन वगैरह सब कुछ? गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा चल रहा है। और यकीनन मैं प्रत्याशी हाजीपुर लोकसभा से हूँ, बट गठबंधन की एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो हम लोग 40 सीटों पर हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और अभी तक 3 चरण का मतदान हो चुका है एज वी टॉकिंग राइट नाउ, और चौथे चरण का बस सब हो ही रहा है। तो ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये हमारे विश्वास, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे उत्साह, मनोबल को बढ़ाते हैं। मानते हैं हम लोग कि बिहार में इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। फुल कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अपनी सीट कितने मार्जिन से जीत रहे हैं फिर? वेल मार्जिन अंतोगत्वा जनता ही डिसाइड करती है। हाजीपुर मेरे लिए संसदीय क्षेत्र से ज़्यादा मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। मैं जब राजनीति में नहीं भी था, या मैं राजनीति को नहीं भी समझता था, मैं तब से हाजीपुर को जानता था। छोटा था, पापा का हाथ पकड़कर हाजीपुर आना जाना, हाजीपुर के लोगों से मिलना। पापा 77 से हाजीपुर, मतलब जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से हाजीपुर के साथ उनका रिश्ता रहा है। तो मेरा रिश्ता कभी एक नेता सांसद का हाजीपुर से हो ही नहीं सकता, एक परिवार का रिश्ता रहा। जब राजनीति की र नहीं जानता था तब से मुझे हाजीपुर कम से कम नाम पता होता था। तो ऐसे में बस अपनों के बीच अपनों का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। मार्जिन क्या रहेगा नहीं रहेगा ये हाजीपुर की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन इस सीट से है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, और एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पहचान देश दुनिया भर में रही। मेरे पिता को 2 बार हाजीपुर की जनता ने रिकॉर्ड मार्जिन से जिताने का काम किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 बार उनका नाम दर्ज है। तो ऐसे में और उनके द्वारा किए गए कार्य जो हाजीपुर को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए, जिस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, उस वक्त ऐसे कार्य जमुई की धरती पर मेरे पिता के द्वारा किए गए। तो ऐसे में वो लकीर बहुत बड़ी है विकास की, जिसको पार करना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ये प्रयास मेरा ज़रूर रहेगा कि उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन कभी तुलना नहीं लगती आपकी नज़र में? नहीं, लेकिन लोग कहीं तुलना तो नहीं कर बैठते? मुझे लगता है स्वाभाविक है, होगी, और अभी भी होती है। कभी भी कहीं प्रचार में जाता हूँ तो हमेशा जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ कार्य किया, तो अक्सर बोलते हैं कि आपके बाबूजी यहाँ पे आते थे, यहाँ पे बैठते थे, ये खाते थे, हमारे साथ उनके ये संबंध थे, ये रिश्ते थे। और अपेक्षा कहीं ना कहीं हर किसी की है, क्योंकि मेरे पिता के संबंध हर किसी से इतने खूबसूरत और इतने लंबे संबंध रहे हैं, तो हर किसी की अपेक्षा भी है कि मैं भी उनसे वही रिश्ता बना सकूँ। और मेरा भी ईमानदार एक वही प्रयास है। चुनाव जीतने से ज़्यादा दिल जीतने की कोशिश है। तो
लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको लग रहा है दिल जीत पा रहे हैं? प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ और जिस तरीके से लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कामयाब हो पा रहा हूँ। अच्छा, एक रिश्ता और है, आपने कहा कि पिताजी का भी रिश्ता बहुत अच्छा रहा है काफ़ी लोगों से, प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और आपका भी एक हनुमान है आप। बिल्कुल हनुमान हूँ मैं उनका, और है मेरे प्रधानमंत्री से वो रिश्ता पर्सनल इक्वेशन कैसा है? पर्सनल ही है सबसे ज़्यादा, और ये पर्सनल रिश्ता ही है मेरे प्रधानमंत्री से, जिसकी वजह से भले लाख विपरीत परिस्थितियों से, कठिन समयों से मैं गुजरा, पर मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री से कभी नहीं उठना तो बहुत दूर की बात है, डगमगाया तक भी नहीं। मेरे प्रधानमंत्री से रिश्ता व्यक्तिगत तौर पर जितना मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि कभी वो सार्वजनिक तौर पर वैसे खुलकर आया हो। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ हर उस कठिन समय में चट्टान की तरह खड़े रहे जब मुझे, मेरे परिवार को उनकी ज़रूरत थी। मेरे पिता का अस्पताल में भर्ती होना, जब उनका स्वास्थ्य खराब था, जस्ट इमेजिन, देश के प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करते हैं, डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं, विदाउट एनी मीडियम, विदाउट थ्रू अ पीए और अ पीएस, खुद आपको फ़ोन करते हैं। तो डायरेक्ट फ़ोन आया करता था? डायरेक्ट फ़ोन आया करता था, मतलब सुबह 8:30 बजे तो फिक्स होता था, रात में कभी 10, साढ़े 10, 11 बजे, और सीधा फ़ोन के दूसरी तरफ वही होते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। पिछले 2-2.5 सालों में जब मैं कठिन समय से भी गुजर रहा था पार्टी परिवार को लेकर, उस वक्त भी वो मजबूती से खड़े रहे। जिस प्यार से उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे गालों को पकड़ा, या मुझे जैसे वो अपना छोटा भाई सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, तो ये वो रिश्ता है, और ये व्यक्तिगत ही है। मैं बार बार इसको दोहराऊंगा, ना मैंने कभी इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। मेरे प्रधानमंत्री ने भी इस रिश्ते की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा, मैंने भी हमेशा बनाए रखा, और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसे ही रहे। प्यार बहुत ज़्यादा है मेरे मन में मेरे प्रधानमंत्री को लेकर। तो इस बार किसका फ़ोन आया? आपने फ़ोन किया, उनका फ़ोन आया? जब सीट की बात आई तो, चुनाव की बात आई तो? एक्चुअली ये कम्युनिकेशन लंबे समय से चल रहा था। भाजपा की तरफ से भी कई ऐसे नेता थे जो अधिकृत तौर पर लगातार मेरे संपर्क में रहे। इसमें आदरणीय नित्यानंद राय जी की एक बहुत अहम भूमिका है, आदरणीय मंगल पांडे जी की इसमें एक बहुत अहम भूमिका है। ये वो नाम थे जो हमेशा प्रधानमंत्री जी के की वजह से या उनकी तरफ से हमेशा मेरे संपर्क में रहे, और हाँ, ये कम्युनिकेशन इतना स्मूथ रहा कि कब सीटों का बंटवारा भी हो गया, चयन भी हो गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, हाल में तेजस्वी यादव ने एक बात कही, वैसे कैसा लग रहा है उनका नाम सुन के? एकदम वर्ड्स की वॉर चल रही है इस वक्त उनके साथ। अभी चल रही है, थोड़ी ज़्यादा हम दोनों के बीच में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए, जो कभी थे नहीं। खैर, डिफरेंसेस भी पॉलिटिकल ही हैं। मेरे लिए आज भी तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, वो परिवार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, बट वो व्यक्तिगत रिश्ते मैंने हमेशा निभाए, मैं पक्षधर रहा हूँ रिश्तों को निभाने को लेकर। मैं मानता हूँ आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और आप कड़ा विरोध कीजिए मर्यादित शब्दों में रहकर, बट वो व्यक्तिगत संबंध हमेशा बने रहने चाहिए। लेकिन उनकी ये टिप्पणी है कि इतनी बार काफ़ी चीज़ों से गुजरना पड़ा चिराग पासवान को, इंसल्टिंग कई बार दौर ऐसा रहा, लेकिन उसके बावजूद वो वहीं जाकर हाथ मिला लिया उन्होंने। क्योंकि मेरे छोटे भाई इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। अब खैर उम्र में मुझसे छोटे हैं, मैं समझ सकता हूँ, समझ में भी कमी होगी थोड़ी सी। वो ये समझ नहीं पाते कि ये लड़ाई मेरे घर, बंगला, गाड़ी इसको लेकर नहीं है ना। अगर मुझे सिर्फ अपने घर बंगले को ही लेकर अगर लड़ाई लड़नी होती तो मैं बिज़नेस में जाता, एक बड़ा मकान बनाता, बड़ी गाड़ी खरीदता, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताता। मेरी प्राथमिकता बिहार हैं, बिहारी हैं। जिस सोच के साथ मैं आया हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ऐसे में कतई कोई गुंजाइश नहीं है। वो जिस समय का जिक्र कर रहे हैं कि मेरा घर खाली करवा दिया गया, ये किया, वो किया, भाई मैं उस घर के लिए एलिजिबल भी नहीं था। मेरे पिता उस घर के लिए एलिजिबल थे। फ़िलहाल तो मैं नहीं, भविष्य में मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ कि मैं उस घर के काबिल मैं बन सकूँ। बट हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में जब एक बड़ी आबादी के पास आज भी अपने पक्के मकान नहीं है, आज भी प्रधानमंत्री प्रयासरत है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन गरीब लोगों को घर देने के लिए लेकर, तो ऐसे में मैं एक घर को लेकर लड़ाई लड़ूं और अपने सिद्धांतों विचारों को मैं एक तरफ रख दूं। मैं सिद्धांतिक तौर पर
मेरे प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वैचारिक तौर पर मेरे प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ हूँ। बट ये बात वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो नौकरी के बदले भी ज़मीन लिखवाने का काम करते हैं। उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ इतनी हावी हैं कि वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि जन सेवा के लिए अगर आपको अपना सर्वोच्च भी त्यागना पड़े तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। जो आपने रोजगार को लेकर आपने एक टिप्पणी की थी, तो उस पर वो कह रहे हैं कि चिराग क्या कभी मंत्री बने हैं क्या, उनको एक्सपीरियंस है क्या? आप यहाँ पर इमोशनल एकदम बात कर रहे हैं कि वो मेरे भाई जैसे हैं, उधर से तो ऐसी ही टिप्पणी आ रही है। कोई बात नहीं, छोटे हैं मुझसे उम्र में और छोटों की सारी बातें सर आँखों पर। बड़ों को कई बार छोटों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं और वो मेरा छोटा भाई है, तो जो वो कहेंगे मेरी सर आँखों पर। हाँ, मैं नहीं बना और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे छोटे भाई उप मुख्यमंत्री बन गए। जब आपके छोटे आपसे आगे निकलते हैं आपको खुशी होती है व्यक्तिगत तौर पर। जहाँ तक रही बात मेरे पास शायद मंत्रालय का अनुभव नहीं होगा, बट हाँ उम्र का तजुर्बा ज़रूर है मेरे पास। ये वो तजुर्बा है जो उनको उम्र के साथ ही आएगा। ऐसे में ये अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। और जिस मंत्रालयों का जिक्र कर रहे थे उनको बस इतना याद रखना चाहिए कि जिन मंत्रालयों के माध्यम से नौकरी उन्होंने दी उस वक्त मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। और अगर एक मुख्यमंत्री की सहमति नहीं हो तो आप लाख विभाग का आप नियंत्रण करें, आप विभाग को आप चलाएं, पर उन कार्यों को आप धरातल पर नहीं उतार पाएंगे जब तक मुख्यमंत्री की सहमति नहीं हो। तो अकेले श्रेय लेना ये भी गलत है। मुख्यमंत्री जी की वजह से जो नौकरियां वो दे भी पाए, मुझे नहीं लगता कि अकेले इस होड़ में चले जाना कि इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। बट ये सारी वो बातें हैं जो उम्र के साथ ही आप सीखते हैं, तो अभी उनको थोड़ा और समय लगेगा। अच्छा, लेकिन पर्सनल इक्वेशन उनके साथ कैसा है आपका? अब आता है कोई फ़ोन या चुनाव है तो कुछ भी नहीं? मतलब आगे पीछे ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई रोज़ फ़ोन पे बात करने वालों में से हैं या व्हाट्सएप चैट करते रहते हो, बट गाहे बगाहे हम लोग की बातें होती रहती हैं। चुनाव के समय बिल्कुल नहीं हुई है। आपने नीतीश कुमार का भी नाम लिया। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों के बारे में बात करूंगी। पहले प्रधानमंत्री के बारे में आपने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की आपने बात की। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि स्पेशल पैकेज की बात कह लीजिए या फिर बिहार के लिए क्या खास काम किया गया है? बिहार के लिए कई कार्य हुए हैं, बट मैं मानता हूँ कि कई कार्य और हो सकते हैं और होने चाहिए। मैंने एक अपना विजन डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, एंड दैट केटर्स टू द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट माय स्टेट फेसेस। हर समस्या का समाधान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में है। मैं चाहता हूँ कि वो गवर्नमेंट एजेंडे का वो हिस्सा बने ताकि हम लोग एक विकसित बिहार के निर्माण, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, जिसका सपना दशकों से हम लोग देखते आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको किया जा सके। और वो एक ऐसा विजन है जो बिहार में चौमुखी विकास की बात करता है। मैं नहीं मानता कि किसी एक कार्य को हम पकड़ेंगे और बिहार का विकास हो जाएगा, नहीं, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होनी चाहिए। आज भी शिक्षा का अभाव है। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं मानता हूँ शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए। हम लोग को एजुकेशनल हब बिहार के अलग अलग ज़िलों को बनाना होगा। क्यों मेरे बच्चे आज भी कोटा जाएं पढ़ाई करने के लिए, वो व्यवस्था पटना, हाजीपुर, भागलपुर, दरभंगा, इन जगहों पे होनी चाहिए। बिहार में राजस्व हम लोग को बढ़ाना होगा। कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि के माध्यम से हम लोग राजस्व बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाजीपुर का केला इतना फेमस है, वो डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स बन के उसके दाम बढ़ जाते हैं। अगर वही प्रोसेसिंग यूनिट अगर यहाँ पे लग जाए तो वही केला यहीं से केले के चिप्स बने और उसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट करें या अपने देश में भी अगर हम लोग डाउन साउथ भेजें या जहाँ पे भी उसकी मांगे, तो किसानों को ज़्यादा दाम मिलेगा। ऐसे ही मखाना है, आज नेशनली इंटरनेशनली मखाने की डिमांड है, उसके पैकेजिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर लग जाएँ तो किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। सिंचाई की समस्या है हमारे प्रदेश में। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ निधि, पर मैं अभी भी कह सकता हूँ कि आज से 2 महीने के बाद मेरा आधा प्रदेश बाढ़ में डूबा होगा, आधा सुखाड़ में डूबा होगा। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स इसका सोल्यूशन है। नदियों को जोड़ने की योजना जो न सिर्फ बाढ़ सुखाड़ की समस्या का समाधान करेगी बल्कि सिंचाई की भी समस्या का समाधान करेगी। रिलीजियस टूरिज्म एक और अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। अयोध्या में अगर इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता की धरती है ये, क्यों नहीं उतना ही भव्य मंदिर माता सीता का बने। आस्था एक तरफ, मैं आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ और हर वो व्यक्ति जो आस्तिक है उसकी आस्था को भी और ये महादेव के भक्त और महादेव का भक्त हूँ।
तो आस्था का सम्मान वो करेगा, बट साथ में रेवेन्यू जनरेट होगा। आप आज अयोध्या की वजह से देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। तो ऐसे ही सीतामढ़ी में जब माता सीता का मंदिर बनेगा, या गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है पटना साहिब को आप डेवलप कर सकते हैं, भगवान महावीर की धरती है वैशाली हो, लछवाड़ या या गौतम बुद्ध की धरती बोध गया को हम लोग इंटरनेशनली वर्ल्ड क्लास सिटी हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से। सो कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी होनी बाकी हैं। क्योंकि मैंने इसका जिक्र किया और आपने भी आस्था का जिक्र किया, आप महादेव के भक्त हैं, बुरा दौर हर किसी की ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी में भी तब भी आया और हो सकता है पहले बाद में तब भी आया होगा जब बंगला छीन लिया गया या फिर मूर्ति टूटी, क्योंकि दिल के करीब होती हैं ये सारी चीज़ें। कैसे ग्राउंडेड रहे? और क्योंकि मैं एक आपका इंटरव्यू भी सुन रही थी, उसमें आप बता रहे थे कि महादेव में आपकी कितनी आस्था है। बिल्कुल, मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और महादेव की आराधना रोज़ करता हूँ। और ये वो चीज़ है जो मुझे बहुत ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, बहुत संयमित रखते हैं, धैर्य मुझे देते हैं। न किसी खुशी के वक्त में तो उत्साहित नहीं हो जाता हूँ, ये नहीं कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया अब तो सब मिल गया। खुशी में पागल नहीं होता, दुख में निराश नहीं होता। दोनों समय में एक संयम बनाकर चल पाता हूँ। उसका आधार ही सिर्फ़ और सिर्फ महादेव पर मेरी आस्था रही है। महादेव माता रानी की असीम कृपा मुझ पर रही है। मैं मानता हूँ कि दुख की परिस्थितियों में महादेव माता रानी का साथ था जो मुझे बाहर निकाल पाया, और वो मेरी आस्था कायम है। सुबह रोज़ पूजा करता हूँ, पूजा पाठ से ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। महीने में, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ के आयोजित कर सकूं, ये प्रयास में रहता हूं। भले समय कम हो बट उसका एक बड़ा हिस्सा महादेव की सेवा में, माता रानी की सेवा में बीते, ये प्रयास ज़रूर रहता है। स्पिरिचुअल हैं आप? स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस भी हूँ। रिलीजियस? मैं हमेशा से स्पिरिचुअल रहा हूँ, बट हाँ ड्यूरिंग माई डिफ़िकल्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो गया। स्पिरिचुअल मैं बचपन से था बट रिलीजियस भी हूँ। पिताजी का आपने जिक्र किया, आप कह रहे हैं जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ जिक्र आता है उनका, याद आती होगी? बहुत बहुत याद आती है। और होता क्या ना, मेरे पिता का हर किसी के साथ एक रिश्ता था और बहुत खूबसूरत रिश्ता था, और हर किसी के पास उनसे जुड़ी हुई बातें हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं। और ख़ास तौर पर अब मैं इसको ज़्यादा अनुभव कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं हाजीपुर से प्रत्याशी हूँ, वो धरती जिसको मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया। जहाँ जाता हूँ पापा ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये कहा, यहाँ पर ऐसा करते थे, यहाँ पर वैसा करते थे, हमारे साथ ये रिश्ते थे, हमको नौकरी दिए, हमारा इलाज करवाए, दुनिया भर की बातें। तो जब जब ये बातें मैं सुनता हूँ तो उतना ही ज़्यादा उनकी कमी महसूस होती है। और ये जीवन है, मतलब लोग कहते हैं कि समय बहुत सी चीज़ों को भर देता है, बट मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ भी नहीं भरी जा सकती, बल्कि समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। उनकी याद अब और ज़्यादा आती है जब अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ। 2-2 चुनाव उन्होंने मुझे लड़ाए, सिंबल वो मुझे देते थे, इस बार मुझे कोई सिंबल देने वाला नहीं, खुद मैंने अपने आप को सिंबल दिया। ये ऐसे समय है जब उनकी याद और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई एक ऐसी सीख है जो हमेशा याद रहेगी उनकी दी हुई? है, और बहुत महत्वपूर्ण मुझे अब एहसास हुआ। उन्होंने मुझे गाहे बगाहे बोलते थे कि कभी, पता नहीं उनको इस बात का एहसास था कि उनके जाने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, शायद इसलिए मुझे बोलते थे कि कभी जीवन में कुछ समझ में नहीं आए, कठिन समय हो, डिफ़िकल्ट टाइम्स हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं हो, जनता के बीच जाना, निकल जाना लोगों के बीच, और वो लोग अपने आप तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। 13 जून की वो रात जब पार्टी परिवार टूटा, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। रातों रात, मतलब एक क्षण में मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली गई थी, और एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। और उस वक्त पापा की वही बात मुझे हैमर करती थी कि लोगों के बीच आओ, और मैं गया लोगों के बीच। उनके जन्मदिवस के दिन से 5 जुलाई से मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो ये एक ऐसी सीख है जो हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ। एक और बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी कि जब डिफ़िकल्ट टाइम्स हों,
अपने आप को न्यूज़ मीडिया इससे कट ऑफ कर लो, क्योंकि तुम्हारे बारे में जितना नेगेटिव बोला जाएगा वो तुम्हें तुम्हारी पॉजिटिविटी को इफ़ेक्ट करेगा, तुम्हारे पॉजिटिव ऑरा को इफ़ेक्ट करेगा। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना और किसी नेगेटिविटी को, किसी नेगेटिव न्यूज़ को अपने आसपास मत आने देना। और मैंने किया ये, जब मेरा पार्टी परिवार टूटा तो मीडिया न्यूज़ में मेरे बारे में बहुत सही गलत दुनिया भर की बातें चल रही थी। चिराग बहुत घमंडी है इसलिए ऐसा हुआ, चिराग ने अपने चाचा के बारे में बहुत अपशब्द बोले इसलिए चाचा ने साथ छोड़ दिया, बहुत कुछ मेरे बारे में बोला गया। बट मैंने अपने आप को, और ये मुझे पता अब चला क्योंकि मैंने उस वक्त न्यूज़ नहीं सुनी थी, और अच्छा हुआ मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, क्योंकि जिस पॉजिटिविटी के साथ मैं उस वक्त निकला, शायद मैं ये सब सुनता तो वो मुझे इन अ नेगेटिव वे इम्पैक्ट करता, मेरे मनोबल को कहीं ना कहीं भ्रमित करता, भटकाता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पापा से सीखी। चाचा जी का आपने जिक्र किया, इस वक्त कैसे संबंध है उनके साथ? कोई संबंध नहीं है फ़िलहाल, तो बातचीत होती नहीं है। आप सभी माध्यम हैं उनकी बात मुझ तक पहुंचाने का, मेरी बात उन तक पहुंचाने का। कैंपेन कर सकते हैं आपके लिए? मुझे नहीं पता, ये उनके ऊपर है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चिराग बोलेगा तो मैं ज़रूर उसके लिए कैंपेन करूँगा। तो चिराग बोलेंगे या मैं नहीं? बिल्कुल बोल देता हूँ, पर जब मैं बोलता हूँ कि वो आए मेरे लिए प्रचार करने, मुझे ये बात पीड़ा देती है कि मुझे अपने पिता को कभी ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे नहीं लगता किसी बेटे को अपने पिता को ये कहना पड़ेगा, अपने परिवार को या अपनी माँ को ये कहना पड़ेगा कि आप मेरे लिए कैंपेन करने आए। पिता हमेशा कैंपेन करने को जाता है, पापा मुझसे ज़्यादा एक्टिव थे कैंपेनिंग को लेकर। कल को अगर उनका अपना सगा बेटा भी चुनाव लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो निमंत्रण का इंतज़ार करेंगे कि वो बुलाएगा तब वो जाएंगे। बस तकलीफ मुझे इसी बात की कि उन्होंने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। एक बार अपना बेटा मान लेते, बड़ा बेटा मान लेते, तो शायद ये दूरियां हमारे बीच में आती ही नहीं। आप चाहते हैं कि कुछ नज़दीकी बड़े फिर से, या अभी जो है सो है? मैं निधि एक्चुअली बहुत आगे निकल गया हूँ इन सब चीज़ों से। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। अब मेरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में अब ये चीज़ें नहीं हैं, मेरी प्राथमिकताएं बहुत बदल गई हैं। मैं घर परिवार की इन लड़ाई से, इस कश्मकश से, इस तू मैं से, मैं ऑनेस्टली ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली। मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। मेरे पिता भी रहे, परिवारवाद के आरोप भी इसलिए उन पर लगते रहे कि वो बहुत प्रोटेक्टिव रहे फैमिली को लेकर, और मैं भी हूँ। मैं बहुत सहज नहीं महसूस करता परिवार की, घर परिवार की बातों को पब्लिकली बोलना। बट कभी कभी, अब क्योंकि राजनीति में है, आप सार्वजनिक जीवन में आपको चर्चा करनी पड़ती है। बट हाँ, मैं उसको वहीं तक रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता भविष्य में हम सब साथ आएंगे, कभी नहीं आएंगे। उनकी माने तो शायद कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कह ही दिया कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर मेरा चिराग से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब आप सब कभी उनसे सवाल पूछते हैं मेरे बारे में, तो नेवर 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 ये बातें वो कहते हैं कि चिराग से कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है, बट हाँ, मेरा लंबा भविष्य मेरे सामने है, और मैं घर परिवार इन सब चीज़ों से निकल कर अपना ध्यान केंद्रित बिहार और बिहारियों के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इज्जत करती हूँ इस बात की कि आपने कहा कि मैं सहज महसूस नहीं करता, लेकिन एक ना सिर्फ नेता, लेकिन एक आम आप बेटे हैं, परिवार का हिस्सा हैं, जब परिवार बिखर जाता है तो दिल में ठेस तो पहुंचती है, बहुत तकलीफ होती है। दुनिया आपको धोखा दे दे, आपके बारे में कुछ बोल ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आपके अपने करते हैं, जैसे मेरे बारे में कहा जाता था कि भाई मैं क्यों बीजेपी के साथ हूँ, जैसे मेरे भाई ने बोला, तेजस्वी ने, कि क्यों बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने घर के साथ, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पार्टी तोड़वाई, परिवार तोड़वाया, ये क्या वो क्या। मैंने तब भी यही बोला कि तकलीफ तो मुझे मेरे अपनों से है ना। यदि अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी ना कि मेरे परिवार को तोड़ सकती या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। और उम्मीद भी मुझे मेरे अपनों से ही थी। मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूँ, अपनों से ही आप उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे में मेरे अपनों ने मेरी उम्मीदों को तोड़ा, तो मैं किसी दूसरे तीसरे से क्या सवाल करूं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। मेरे अपने मेरे साथ खड़े होते तो ये सब होता ही नहीं। अच्छा, अब जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो रोजगार जैसे शब्दों का जिक्र आता है, क्योंकि हम देश भर में घूम रहे हैं, और जब हम युवा वर्ग के बीच में खास तौर पर जाते हैं तो रोजगार को लेकर, आप उसे अंडरकरंट कह लीजिए, आप उसे कुछ भी कहिए, लेकिन युवाओं के बीच रोजगार को लेकर एक संकट की स्थिति जरूर है। हम पटना में भी, आप जानते हैं, कोचिंग हब है, इतना बड़ा, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी बेरोजगारी
को लेकर बहुत आक्रोश दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, और ये है और ये स्वाभाविक भी है और ये परपेचुअल है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कंपैरेटिवली जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। जो विपक्ष हम लोग पे आरोप लगाता है वो भी गलत है। अब इस पे मतलब ठीक है, अब आप राजनीति में राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, बट कंपेयर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम लोग को बहुत कठोर और सीरियस स्टेप्स उठाने होंगे। कंपेरेटिव हम लोग को स्टडी करनी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी जिस हिसाब से अब दिक्कत ये होती है कि जब आप पॉपुलेशन को लेकर आप चर्चा करते हैं, तुरंत लोग उसमें धार्मिक कार्ड उठा देते हैं और दुनिया भर की बातें करने लगते हैं, जबकि दिस इज़ समथिंग दैट्स अफेक्टिंग एवरीबडी। आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, मैं तो रिसोर्सेज की भी बात कर रहा हूँ। जो साधन संसाधन हैं, ख़ास तौर पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जितने हैं, पेरिशेबल रिसोर्सेज जितने हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बढ़ती आबादी के सामने नहीं टिक पाएंगी। तो ऐसे में हम लोग को कंपैरेटिव स्टडी कर कर कठोर डिसीजन लेने होंगे। अब आज आप रोज़गार के अवसर आप क्रिएट कर रहे हैं। 2014 की अगर आप बात कर लीजिए, मेरे प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों का जिक्र करते थे। 125 देशवासियों के आधार पर रोज़गार भी क्रिएट किए गए, बट आज की तारीख में 140 करोड़ से ज़्यादा हो गए हम लोग इन 10 सालों में। ये बड़ी आबादी बढ़ी है, तो ऐसे में उनके अनुपात में जॉब क्रिएट हो, ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहा है। और ये आज से ही नहीं रहा, ये आज़ादी के वक्त से ये स्ट्रगल रहा है और ये तब तक रहेगा जब तक इन चीज़ों पर एक आम सहमति नहीं बनेगी और कड़े और मजबूत कदम नहीं उठाए जाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैं आपको ये जिक्र कर रही थी कि हम पटना गए, युवाओं से बात की, तो वहाँ पर एक तेजस्वी यादव को लेके एक अलग फैन फॉलोइंग नजर आई हमें। वो रोजगार के मामले में लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को थोड़ा ना थोड़ा कन्विंस वो कर पाए। ये अच्छी बात है, बिल्कुल अगर वो कर पाए हैं। देखिए अंतुगत देश की युवा पीढ़ी को अपना नेता अब चुनना है। मैं मानता हूँ बिहार खासतौर पर एक जनरेशनल शिफ्ट के दौर से गुजर रहा है। एक दौर था जब मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, मेरे पिता तुल्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मेरे अभिभावक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सब बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका रखते थे। आदरणीय सुशील मोदी जी, ये सब एक अहम भूमिका रखते थे। पर धीरे धीरे उम्र कहिए या एक नेचुरल सर्कल है, जनरेशनल शिफ्ट आता है, तो अब नई पीढ़ी सामने आ रही है। हम हैं, तेजस्वी हैं, तमाम और बड़े नेता हैं जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग हैं जो अब सामने आ रहे हैं और अब युवा पीढ़ी को अपना नेता चुनना। हम लोगों ने 77 का वो दौर सुना, 74 का वो दौर सुना जब जयप्रकाश जी के वक्त एक युवा क्रांति देश भर में देखी गई। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में कई युवा राजनीति में आए। मेरे पिता, ये तमाम नेता उसी वक्त के उसी क्रांति के प्रोडक्ट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये नया दौर है, युवा पीढ़ी को अपना नेता चुनना है। कुछ तेजस्वी को चुनेंगे, कुछ मुझ पर अपना विश्वास रखेंगे, कुछ बाकियों पर जाएंगे। बट अंतोगत ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भी है कि एक बड़ी आबादी जो हमें अपना आदर्श मानती है, हमारा आचरण भी फिर वैसा होना चाहिए। भाषा की मर्यादा हम लोग को संयमित रखनी चाहिए। एक आदर्श उन लोगों के लिए हम लोग को बनकर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए जो हम लोगों पर उम्मीद रखते हैं। अच्छा, एक और युवा नेता आप कह लीजिए, राहुल गांधी की चर्चा है देश भर में। मतलब अगर कहा जा रहा है कि मोदी वर्सेस राहुल, आपको लगता है मोदी वर्सेस राहुल है चुनाव, या इसका कुछ एसेंस है? नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो इंडिया अलायंस के लोग ही बताएंगे कि क्या वो राहुल जी को अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बिकॉज बिखराव तो वहीं पे ही। आप इंडिया अलायंस में आप देखेंगे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई एक नेता तो है ही नहीं, और ना ही इन लोगों ने अनाउंस किया है। सो आई डोंट थिंक इट गोना बी राहुल वर्सेस माय प्राइम मिनिस्टर। बट अगर ऐसा है भी तो आई थिंक देयर इज अ क्लियर एज टुवर्ड्स माय प्राइम मिनिस्टर। पिछले वक्त में आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा, अलग अलग तरीकों से राहुल गांधी ने अपने पर काम करने की कोशिश की। आपको लगता है वो काम आ रहा है उनकी छवि बदलने में, और उन्हें एक प्रॉपर सीरियस पॉलिटिशियन की छवि उनको मिल पा रही है? सो यू नो निधि, व्हाट हैपेंस जब आप परसेप्शन
क्रिएट करने की सोच से आप काम करते हैं तो वो बैकफायर करता है। जस्ट बी योर नेचुरल सेल्फ। जैसे मैं हूँ, हंसे मतलब जब मैं शुरू में राजनीति में आया था, दुनिया भर के ताने मेरे हेयर स्टाइल को लेकर, मेरे पहनने ओढ़ने को लेकर, मैं जीन्स क्यों पहनता हूँ, इस पे सवाल उठाए गए थे। मैं मानता हूँ कि अगर आप नेचुरल सेल्फ में नहीं है, इफ़ यू नो बीइंग योर सेल्फ, तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। और ये मुझे लगता है कि राहुल जी के साथ इशू रहा है और इसलिए वो कंसिस्टेंट भी नहीं हो पाए। पीरियोडिकली आप देखेंगे कि कभी वो एक बार के लिए कारपेंटर बन जाएंगे, तो एक बार के लिए कुली बन जाएंगे, अलग अलग चीज़ें वो करने लगते हैं। फिर एकदम से वन फाइन डे वो एक यात्रा निकल जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। अब जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फिर आप देखिएगा, संभव था, आई मीन नथिंग पर्सनल, बट आई बिलीव कि फिर वो महीना 1.5 महीने की छुट्टी पे चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। सो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो परसेप्शन उनको लेकर पॉजिटिव वे में क्रिएट हो पा रहा है। लेकिन कुछ अच्छा लगता है उनमें आपको, कोई एक आध बात? आई थिंक ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन, मैं इतना मैं ज़रूर मानूंगा। आई थिंक ही इज़ अ गुड पर्सन, गुड गाय, बट इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। तो क्या प्रोफेशन होना चाहिए? मुझे नहीं पता, बट आई डोंट थिंक दैट दिस कम्स फ्रॉम विद इन। वो दिल से वो राजनीति में रहना चाहे, मुझे नहीं लगता। आई थिंक इट्स लिटिल फोर्स्ड ऑन हिम। फोर्स्ड ऑन हिम। प्रोफेशन की आपने बात की, आपका भी पहले एक अलग प्रोफेशन था, आपने एक्टिंग में हाथ आजमाया, लगता है वो सही डिसीजन था एकदम? सही होता तो मैं आज भी वहीं पे होता और सही डिसीजन होता तो मेरी फिल्म ने कुछ तो काम ढंग का किया होता। सो फिल्म का बिजनेस ही बताता है कि वो मेरे लिए तो कतई सही डिसीजन नहीं था। बट हाँ, आई मीन दैट केम टू माई माइंड, आई एम हैप्पी दैट आई एटलीस्ट ट्राइड इट। वो उस वक्त जहन में चल रहा था, एंड दैट गिव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मैं तो बना ही नहीं एंटरटेनमेंट के लिए हूँ, और मैं बना पॉलिटिक्स के लिए हूँ। सो ट्राइंग माई लक देयर गिव मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। अब यहाँ आने का नेपोकेट का टैग लगता है, बट ठीक है, और कुछ आया ही नहीं ना, सीखा ही है, बचपन से देखा ही है, पापा को इसी क्षेत्र में देखा काम करते हुए। सो दिस इज समथिंग दैट केम नेचुरली टू मी। नेपोटिज्म की एक बात कंगना रनौत भी करती हैं, हाँ, जिन्हें बिल्कुल। पर्दे पर साथ में देखा, इस बार संसद में भी होगा क्या? बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। फिल्म में तो हम दोनों को एक साथ लोगों ने पसंद नहीं किया, बट अब उम्मीद करता हूँ कि भारतीय संसद में हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी क्लियर, स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हैं उनके। सही गलत डिबेटेबल हो सकते हैं, लोग कई बार उन पर उंगली उठाते हैं, बट शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी एंड आई एडमायर हर फॉर दैट। और जो नेपोटिज्म पर वो कहती हैं, भाई अच्छी बात है कि वो अब कह रही हैं, मूवी के वक्त कहती तो रोज़ मुझे ही गाली पड़ रही होती सेट पे कि तुम जैसे लोगों ने ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। बट ठीक है, आई मीन आई कांट शाय अवे फ्रॉम दैट। अब आता तो हूँ इस परिवार से, तो भाग तो सकता नहीं इन आरोपों से। पर मैं मानता हूँ कि आप राजनीति या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें जनता आपका भविष्य निर्धारित करती है, ऐसे में एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका ज़रूर देता है, बट काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। चिराग पासवान में काबिलियत थी, तभी परिवार पार्टी सब चिनने के बाद भी बाउंस बैक तो कर ही पाया। वहीं दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहन है मीसा दी, पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है, 2 बार चुनाव हारी, किन के सामने, कार्यकर्ता के सामने। तो लालू जी की बेटी होने का भी उनको लाभ तो नहीं मिला। तो ये वो चीज़ें हैं जो अंततः आपकी काबिलियत पर ही बॉयल डाउन करती हैं। मैं बात कर रही थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अभी आपके साथ दिखाई दिए, तो ये जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों में एकदम तब्दील हो गई हैं। देखिए, अब मेरे मुख्यमंत्री काफ़ी अनुभवी हैं और जीवन ने मुझे भी काफ़ी अनुभव दिए हैं। राजनीति का विद्यार्थी हूँ, मैं मानता हूँ कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद आपके दल का हित होता है, उसके बाद आपके गठबंधन का हित, फिर आपके दल का और कुछ बच जाए तो इंसान व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। राष्ट्र हित में मैं मानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ज़रूरी है, और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए गठबंधन के हितों को साधना ज़रूरी है। ऐसे में निधि, अगर मैं मेरे मुख्यमंत्री आपस में ही बात विवाद में उलझ जाएंगे तो इसका सिर्फ नुकसान हमारे गठबंधन को होगा। मुझे लगता है विद अटमोस्ट मेच्योरिटी माय चीफ मिनिस्टर हैज़ डेल्ट विद दिस सिचुएशन, आई एम डीलिंग विद दिस सिचुएशन, और हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाना, जिसके लिए हम सब एक साथ एक मंच पर आए हैं। अच्छा, आप जूनियर मौसम वैज्ञानिक भी हैं, तो कहाँ है दिशा, किस हवा
दिशा में जो है हवा बह रही है? 40 की 40 बिहार में एनडीए जीतेगा और देश और में? 400 पार करेगा एनडीए देश में। 400 पार आपको लग रहा है हो मैं जाएगा? मानता हूँ। अच्छा, अंत में एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, इन नीली आंखों के पीछे लेंसेज लगाते हैं नहीं लगाते, ये चर्चा बहुत रहती है, कमेंट्स हम देखते हैं भर भर के यही चर्चा रहती है। आई गॉट दिस फ्रॉम माई मदर्स साइड, मेरी माँ की तरफ से है ये। शी इज़ फ्रॉम पंजाब, ये बात सब जानते हैं, तो उनकी तरफ से ये मिला है और हाँ, अब जो मिला है वो मिला है। लेकिन मतलब आपकी फिटनेस की बात होती है, कमेंट्स में आ रहा है हैंडसम नेता हैं और ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो अच्छा फीमेल अटेंशन अच्छी लगती है इतनी? अटेंशन किसको नहीं अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगती है, एंड स्पेशली जब यंगस्टर्स आपसे कनेक्ट करते हैं। मेरी पूरी राजनीति युवाओं को लेकर रही है। आप अगर देखेंगे निधि, मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। 5 सीटों में अगर आप मेरे प्रत्याशी भी देखेंगे तो उसमें से 4 युवा यंग, और उसमें से एक अगर आप शांभवी को देखेंगे, शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कैंडिडेट्स। मात्र 26 साल की उनकी उम्र है और जिस वर्ग से वो आती हैं, दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रॉम हर साइड। राजेश हैं जो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण भारती जी हैं जिन्होंने जमुई से चुनाव लड़ा, मैं हूँ। तो ऐसे में मेरा एक अपना एमवाई समीकरण है महिला और युवा का। मैंने 2 महिलाओं को चुनाव लड़ाया, 4 युवाओं को मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ। तो ऐसे में महिला युवा जब इनसे अटेंशन मिलता है तो अच्छा लगता है। शादी कब कर रहे हैं फिर? कुछ भी नहीं इस पर? डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। खुद के पास नहीं है, आपके पास अभी जवाब नहीं है बिल्कुल भी इस बात पर? कोई जवाब नहीं है। ये लोगों के सवाल है जो आपके पास लेकर आए हैं, बहुत दिलचस्पी है ये जानने में। मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है। आई थिंक आई एम मैरिड टू माय वर्क एंड आई एम टू डेडिकेटेड टू माय वर्क। ये अच्छा जवाब था, सेफ भी था। बहुत बहुत शुक्रिया। चिराग पासवान हमारे साथ आपने देखा तक चैनल्स पर। आप लोगों का इस पर क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा।